Very good morning, students. This is part 2 of our chapter 3, and the name of the chapter is Liberalization, Privatization, and Globalization and Appraisal. So we have done so far to this slide. Now we'll continue to new economic policy, and the area is liberalization, and the meaning is liberalization was introduced to remove restrictions, rules and laws to regulate economy. जो restrictive जो practices थी, रोकने वाली बोलते हैं इसको, बैरियर की तरह काम करते हैं, ये वो सब रिमूव करना, उसको हम समझेंगे क्या क्या रिमूव किया गया, किन एरियाज में किया, एरियाज लिखे भी हुए हैं. तो रिफॉर्म पॉलिसीज इन इंपॉर्टेंट एरियाज इनिशिएटेड इन 1991 अंडर लिबरलाइजेशन वर. तो कौन कौन से एरियाज थे जिसमें रिफॉर्म पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया. पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर सेकंड, थर्ड टैक्स, फोर्थ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड लास्ट वन इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. इन एरियाज के अंदर रिफॉर्म्स किए गए. तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे. डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. देखिए क्या लिखा है इसमें फर्स्ट स्लाइड में. सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे शुरू से बता रहा हूँ कि लाइसेंसिंग राज था 50 से 90 के दौरान, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज रिमूव, उसको हटाया गया. पहले क्या था, हर इंडस्ट्री को आपको चाहे छोटी है बड़ी है, आप एग्जिस्टिंग है या नया कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हर केस में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिसमें एक करप्ट प्रैक्टिसेस थी. इस वजह से जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना चाहते थे वो नहीं, उनको लाइसेंस मिलता था, तो हटाया गया उसको. तो आपको तो इतना ध्यान रखना, लाइसेंसिंग, उसको रेड में लिख भी रखा है, आपका कीवर्ड है लाइसेंसिंग वाज रिमूव. जो रिफॉर्म है वो क्या. लेकिन कुछ एरियाज में एक्सेप्ट, मतलब कुछ एरियाज में रखा गया जो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया, और अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया गया तो लाइसेंस उसके लिए रखे गए. जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड फार्मास्यूटिकल्स. उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, की सेंटेंस क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड. इससे पहले जो था वो पब्लिक सेक्टर का हमने 50 से 90, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर 2 ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो हमें ये चैप्टर 3 आसानी समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल उसका ऑपोजिट आ रहा है. उस वक्त पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई, अभी बोला है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो. ओनली इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज डिफेंस गुड्स, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे. इसके अलावा सभी एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, जो कि 50 से 90 के एरा के दौरान नहीं थे, उनको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखा था. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 से 90 के दौरान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए उनको गुड्स जो थे, कमोडिटीज को रिजर्व कर दिया गया था, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी. इसमें देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डी रिजर्व. इसको ध्यान रखना है, डी रिजर्व का मतलब होता है जो पहले रिजर्व किया था अभी डी रिजर्व, अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन कर सकती हैं. रिजर्व का मतलब होता है कि नहीं कर सकती हैं. डी रिजर्व का मतलब अभी क्या हुआ, जो गुड्स जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन करने के लिए अलाउ था, दूसरी इंडस्ट्री यानी लार्ज स्केल या हम एमएसएमएस की बात करें हम, तो वो नहीं कर सकती थी. तो क्या इसमें रिफॉर्म में क्या किया गया कि डी रिजर्व अभी सभी प्रोडक्शन करता, कि कंपटीशन बढ़े. लास्ट पॉइंट इज इन मैनी इंडस्ट्रीज मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइजेस. मार्केट का मतलब है यहाँ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. पहले होता था गवर्नमेंट डिसाइड करके बताती थी कि प्राइजेस क्या हैं. अभी क्या बोला कि 91 के रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन में, जो जितनी डिमांड है और सप्लाई है उस अनुसार प्राइजेस को डिसाइड करने दिया जाए. फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर एंड आरबीआई. पहले फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा सा हम समझेंगे, इसमें कौन कौन इंक्लूड किया जाता है. कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. All the commercial banks and other financial institutions in India are controlled through various norms and regulations of the RBI. तो RBI उसको कंट्रोल करता है. उस समय कंट्रोलिंग ज़्यादा थी, 91 से उसको एज ए फैसिलिटेटर कर दिया गया. जैसे इसमें दिखेंगे, ये तो आप पढ़ते हैं कुछ, जो लास्ट पॉइंट है वो तो समझ में आ रहा है, CRR है वो तो, द अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स. और फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब है ये जो उस समय रिजिडिटी थी कि फिक्स किए जाते थे रेट्स, आज जो है वो मार्केट को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई आज भी करता है. ऐसा नहीं है कि आरबीआई का रोल कम हुआ है, वो आज भी एपेक्स बॉडी है. लेकिन हाँ, पहले रेगुलेटर था, कंट्रोलर ज़्यादा था, अभी फैसिलिटेटर हो गया. फैसिलिटेटर मतलब हेल्प करता है, लेकिन उनको फ्री भी छोड़ रखा है. जैसे कुछ एरियाज थे जो पहले नहीं था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं थे, तो एस्टेब्लिश किए गए. 91 के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया. पहले ये भी बिल्कुल अलाउड नहीं था, फॉरेन बैंक्स भी आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया, जो 90s तक नहीं था. तो इसको कंट्रोल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रीडम दी गई. जैसे इसमें देखा है फोर्थ पॉइंट में, ब्रांचेस पहले आपको आरबीआई के थ्रू होके जाता था, अभी क्या है, कुछ कंडीशंस को आप पूरा करते हैं तो बैंक्स दे कैन सेट अप ब्रांचेस.
विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। लेकिन इसको समझने के लिए 6 पॉइंट विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई का मतलब ये नहीं है कि वो जो गाइडलाइन उसको फॉलो नहीं करेंगे। 6 पॉइंट में देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। कर सकता है, बट सर्टन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई। अभी भी मैनेजमेंट वो किसके पास है, एपेक्स बॉडी कौन है, आरबीआई है। लेकिन किस लिए, इसका रीजन देखो लिख रखा है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर देखो क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है। अगर इनको फ्री छोड़ेंगे, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह इनको फ्री छोड़ देंगे, तो वो नेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। वो फिर प्रॉफिट्स की तरफ काम करेंगे और सभी के लिए, सभी की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे। तो इंडिया में क्योंकि मिक्स इकोनॉमी है, फ्रीडम भी है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। तो यानी बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स भी आए जो कि पहले नहीं थे, तो वो अपनी सुविधा अनुसार काम कर सकते हैं, अपने पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ऊपर से वॉच कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इंटरेस्ट रेट में कुछ तो फ्रीडम है डिसाइड। जैसे आप लोन लेने जाते हो ना, होम लोन ले रखा है कईयों ने, कुछ आप व्हीकल्स के लिए लेते हैं, आपको सबको पता है हर घर में लोन के बारे में कहीं ना कहीं बात होती है। तो इंटरेस्ट रेट की बात पहले होती है, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इसका ये मतलब है कि इंटरेस्ट रेट प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर सकता है, बैंक की बात हो रही है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। ये हम इससे मैक्रो के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने रेट्स देखे थे और जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट देखे थे क्रेडिट कंट्रोल के। तो ये सेम आज कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं हम। तो आरबीआई जो है वो रेपो रेट डिसाइड करता है और उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है, या सीआरआर डिसाइड करता है, या रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करता है, बैंक रेट डिसाइड करता है। तो इस तरह से फिर उसका इफेक्ट आता है कि एक इंडिविजुअल जो रिटेल कस्टमर है हमारे जैसा, उसको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बैंक्स मनमानी नहीं कर सकते हैं। यू कैन से आरबीआई इज देयर टू वॉच देयर मूवमेंट, टू वॉच देयर प्रैक्टिसेस। इसका केस आप येस बैंक से देख सकते हो। येस बैंक आज जो है वो आरबीआई उसको पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर रहा है, और क्योंकि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं हुआ, उसमें लास्ट पॉइंट जो लिख रखा है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, तो फिर इस बीच में फिर आरबीआई पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉडीज पड़ेंगी। यानी किसी के हित जो है हम बात करते हैं, जिसमें लोगों का हित की बात होती है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब आपको तो कीवर्ड जो ध्यान रखने वो ये हैं, फाइनेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म किए गए, रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई। सेकेंड, फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, एस्टेब्लिश किए गए। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स। उसके बाद आए टैक्स रिफॉर्म्स, जो 50 से 90 के दौरान हम देखेंगे क्या टैक्स थे, वो हमने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। तो रिफॉर्म्स फिस्कल पॉलिसी में की गए, और फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म किया गया, रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस को कम कर दिया गया। उसका रीजन क्या बताया गया, टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। इवेजन का मतलब होता है जो चोरी करते हैं, ज़्यादा टैक्स है तो भरते नहीं है, तो उन्होंने कम कर दिया, कम है तो भरेंगे। और तीसरा रिफॉर्म क्या करा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर टैक्स। आज आप ऑनलाइन ही भर सकते हो टैक्स, सिंप्लीफिकेशन, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। और चौथा क्या है, फिर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जो अभी रिसेंटली ये रिफॉर्म है, जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स की तरह आया। इस पर आया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और किन टैक्सेस को इसने रिमूव करा, किन की जगह आया, कुछ एग्जांपल लिखे। और भी बहुत सारे टैक्सेस ने हटाए, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनको हटा दिया, वैट, ये सब टैक्सेस हटा दिए गए। तो करता क्या है जीएसटी पे, थर्ड पॉइंट देखो, अंडर जीएसटी टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाया गया। स्टेज का मतलब है, इसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझा सकता हूं कि फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन करा, और वो वीट एक मिल में गया, ताकि जो फूड ग्रेन था, जो वीट अनाज था, गेहूं था, अभी वो मिल में गया। तो एक वैल्यू एडिशन तो फार्मर ने करा, उसका प्राइस एक सेट हो गई। अभी वो किस पर आ गया है, एक मिल में आ गया, वो आटा बनेगा उसका। तो वैल्यू एडिशन जो आटा है, अब उसकी सपोज करो 100 रुपये था, अभी 110 रुपये प्राइस हो गया, तो वैल्यू एडिशन जो है वो 10 रुपये का हुआ है, जो उसने पिसाई करी है। अगर ये 150 का हो गया मान लें ऐसे, तो 50 रुपये वैल्यू एडिशन हो गया। तो 100 से 150 रुपये, अभी वो 150 पे टैक्स नहीं लगेगा दोबारा से, 100 पे टैक्स लग के आया था। वैसे तो ये फार्मर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती, चलो हम मान लें एक बार 100 रुपये पे लगा, और फिर अभी 150 पे नहीं लगेगा, 50 पे लगेगा, इसको बोलेंगे वैल्यू एडिशन। फिर वो जो आटा था वो एक प्रोसेसिंग यूनिट में गया, अभी हम यहाँ मैदा बोले तो उसकी ब्रेड बनाई गई,
तो अब ब्रेड मनी तो अभी वो जो था अभी वो 150 से अभी उसको सपोज करो अभी 200 का है, वो जो प्रोडक्शन पूरा किया गया, अभी वो 50 रुपए का फिर से वैल्यू एडिशन हुआ है, अब 50 रुपए पे टैक्स लगेगा, 200 पे दोबारा नहीं लगेगा। तो इस चीज को जो जो था टैक्स पे टैक्स पहले जो लगता था, जिस तरह के पुराने टैक्स काम करते थे वो इस तरह से करते थे, तो वो हटाया गया। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको वैल्यू एडिशन समझ में आ गया, और वैसे अगर नहीं आया तो मैक्रो में बहुत डिटेल में आता है, पूरा मेथड ही है एक, तो उसमें हम आपको समझने की अपन कोशिश करेंगे दोबारा से। लेकिन हाँ, एक बार थोड़ा सा वैल्यू एडिशन समझ में आ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कारपेंटर है तो एक वुड आई, दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो जो लकड़ी आई एक तो सपोज करो वो 1000 रुपीज़ की है, फार्मर ने उसको वैल्यू एडिशन करके एक टेबल बना दिया, अभी वो 1500 रुपए का, तो 500 रुपए का वैल्यू एडिशन बोलेंगे, 500 रुपीज था, तो अभी जो 500 है उस पर टैक्स लगाया जाएगा, 1500 पे नहीं लगाया जाएगा। इस तरह से आपको समझना है। और लास्टली हम क्या बोलेंगे, पहले क्या था, हर स्टेट का अपना अपना रूल्स थे, टैक्सेशन की अपनी अपनी पॉलिसीज थी, लेकिन अभी जीएसटी ने क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। टैक्सेस को थोड़ा सा समझने के लिए वैसे मैक्रो में दोबारा से आएगा, ये दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो हम बोलेंगे टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, और इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेस डिवाइड ऑन कमोडिटीज, जो गुड्स पर होते हैं वो टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बर्डन है वो जो है, जो पेमेंट है वो कोई और करता है, बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। बर्डन शिफ्ट का मतलब है जैसे हम भर रहे हैं ना, आप भरते हैं, जैसे आप जो भी कमोडिटी खरीदते हैं उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, वो टैक्सेस कंपनी ने भर दिए हैं, वो टैक्सेस अब आपसे वसूल कर रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एज ए कंज्यूमर आपको भरने हैं वो टैक्स। तो टैक्सेस के रिफॉर्म जो समझ में क्या है मोटे मोटे, तो ये है टैक्सेस को कम किया गया और एक नया टैक्स आ गया जिसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा गया, तो ये समझना है। तो पहले वाले रिफॉर्म में कुछ ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या गया, लाइसेंसिंग को रिमूव किया गया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट पहले रिजर्व थे अभी डी रिजर्व कर दिए, अब मार्केट प्राइस को डिसाइड कर सकता है। ये 4 पॉइंट इंडस्ट्री में यानी मैन्युफैक्चरिंग में आपको ध्यान रखने हैं। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या समझ में आया, आरबीआई जो है उसका थोड़ा रोल कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर जो पहले नहीं था अभी वो आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे वो आए, एफआईआईज बोलेंगे जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद और लास्ट पॉइंट, आरबीआई को कुछ काम आप कर सकते हो इन सम मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई, बट मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई। उसका मैनेजमेंट तो अभी भी एपेक्स बॉडी तो क्या है, आरबीआई है। उसको हम मैक्रो में समझेंगे, डिटेल में समझ आ जाएगा। टैक्स में क्या समझ में आया मोटा मोटा कि टैक्स को कम किया गया और टैक्स भरने के जो प्रोसीजर्स थे वो सिंप्लीफाई किए गए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या आएगा, द रुपी वॉज डी वैल्यूड। इसको समझने की बात है, डी वैल्यूड क्या होता है, उसका मीनिंग देखो लिख रहा है लास्ट नोट के अंदर, गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज। डी वैल्यूड का मतलब होता है जो सरकार है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में यूज होता था, ये आजकल प्रेजेंटली यूज में नहीं है, अभी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है प्राइस, ये पुरानी बातें हो रही है, 91 की बातें कर रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, $1 अगर 30 रुपए का था, तब अगर $1 40 का है, इसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। हियर इंडियन रुपीज डी वैल्यूड अगेंस्ट यूएस डॉलर। और दूसरी बात बोलेंगे, राइज इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, पहले 30 रुपए था, $1 लेने के लिए 30 रुपए देने पड़ते थे, अभी 40 रुपए देने पड़ेंगे। तीसरी जो है बोले वन एंड द सेम थिंग, मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज $1, अभी ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, डी वैल्यूएशन जो प्रोसेस है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में यूज होता है, वो भी मैक्रो में एक चैप्टर है, उसमें हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ने करेंसी को यानी रुपए को डी वैल्यू करा अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर्स। तो ये रिफॉर्म फॉरेन एक्सचेंज में किया गया। इसका फायदा क्या हुआ, देखो लिख रखा है सेकंड पॉइंट में, दिस लेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, वो हम डिटेल में मैक्रो में समझेंगे। अभी तो इतना ध्यान रखो कि डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो उससे इनफ्लो होगा, डॉलर्स आएंगे, और उस समय यही जरूरत थी डॉलर्स आए। ट्रेड में देखो अब समझ में आएगा डिटेल में, ट्रेड और जो है इंडस्ट्री जुड़े हुए होते हैं, तो आपको समझ में आएगा रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जो 50 से 90 में चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शंस थी, वो अब हटा दी गई। और जैसे दो थे वो टैरिफ्स और कोटाज, उनको समझेंगे हम। रिडक्शन सेकंड देखिए, रिडक्शन इन टैरिफ्स, कम कर दिए गए अब टैरिफ्स। टैरिफ्स होते हैं टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करता है उस पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको टैरिफ्स बोला जाता है, तो ध्यान से याद रखना है। टैरिफ्स क्या है, टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्ट करेंगे तो उस पर पहले ज़्यादा टैक्स था ताकि डिस्करेज करने के लिए, अभी क्या करा, टैरिफ्स को कम किया गया।
तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। पहले जो था वो लाइसेंसिंग प्रोसीजर बहुत जो टीडीएस थे, बहुत डिफिकल्ट थे, अभी उनको सिंप्लीफाई किया गया और हटा भी दिया गया। थर्ड पॉइंट में तो ये लिखा है कि रिमूवल ही है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर ही हटा दी गई इंपोर्ट से। सिर्फ एक्सेप्ट का मतलब है किन एरियाज में रखा गया, हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ लाइसेंसिंग प्रोसीजर रखा गया, बाकी सबके लिए हटा दिया गया। चौथा देखो, quantitative restriction on imports of manufactured consumer goods and agriculture products were also fully removed from April 2001। quantitative restrictions को भी हटा लिया गया। लास्ट पॉइंट क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव, ये भी टैक्सेस होते हैं, उसको भी हटाया गया ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको दोबारा से ध्यान से देखिए। ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या किया गया, जो 50 से 90 के दौरान किया गया था बिल्कुल उसका उल्टा है। उसको क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, इसमें क्या किया गया, रिफॉर्म में रिमूव। तो ये रिफॉर्म है, पॉलिसी है ये। दूसरा क्या था, टैरिफ पहले ज्यादा लगाते थे, अभी क्या किया गया, रिडक्शन इन टैरिफ, ये भी रिफॉर्म है। तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स। चौथा क्या है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस वर फुली रिमूव। एंड लास्टली एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर ऑल्सो रिमूव। तो सब टैक्सेस को कम किया गया या हटाया गया, ठीक है, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। अब इसका कारण ये है कि टैक्सेस क्या करते हैं, कमोडिटीज को महंगा कर देते हैं, चाहे इंपोर्ट पे लगे चाहे एक्सपोर्ट पे लगे। तो जब टैक्सेस ज्यादा होते हैं तो वो एक्सपोर्ट पे ज्यादा लगाओगे तो वो डिस्करेज होंगे, इंपोर्ट पे ज्यादा लगाओगे तो इन्होंने 91 के बाद, क्योंकि हम ट्रेड पर ध्यान देना चाहते थे, ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर दूसरे नेशन को आप कम टैक्सेस में अवेलेबल कराएंगे तो वो भी हमें हमारे पे कम टैक्सेस लगाएंगे। आप उनके गुड्स पे ज्यादा लगाओगे तो जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में भी एक बार हमारी पार्ट 1 में बात हुई थी हमारी, जो ट्रेड वॉर है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। ट्रेड वॉर यही होती है, वो टैरिफ्स लगाते हैं, प्रोडक्ट्स को और टैक्सेस लगा देते हैं, वो इंपोर्ट्स आएंगे तो और महंगा कर देंगे। तो जब अमेरिका लगाएगा तो चाइना भी लगा देगा, तो वो वॉर में टैरिफ वॉर कहलाता है। फिर वो इससे ट्रेड को नुकसान होता है एक्चुअली। तो इंडिया ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने सबको कम किया या रिमूव किया। अब इसका कारण है कि क्यों किया गया, फिर वाई लिबरलाइजेशन क्या लिखा है, टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आए, प्रोडक्ट जो है वो बेटर बने। टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, टैक्सेस कम लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे प्रोसीजर्स का, तो इन्वेस्टमेंट आएंगे, जो हुआ फिर 91 के बाद इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन अभी आपको तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई लिबरलाइजेशन, तो आपको क्या बताना है, टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, सेकेंडली टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड थर्डली द एम वॉज टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज। क्योंकि कंपटीशन आएगा ना फॉरेन इंडस्ट्रीज, लोकल मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ कंपीट करेंगे तो वो भी बेटर होंगे। ये थोड़ा सा आपका रिवीजन के लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है, कोटा रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन, जो आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। एंड व्हाई वर द टैरिफ्स एंड कोटाज इम्पोज्ड, क्यों करते थे, टैरिफ्स एंड कोटाज वर इम्पोज्ड टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, उनको रोकने के लिए, एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये 50 से 90 के एरा की सोच थी कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, तो इंपोर्ट्स जो है उनको रोकें, और वो कैसे रोकें, टैरिफ्स और कोटास के थ्रू। तो याद करना है आपको ये। एंड जो लेटेस्ट रिफॉर्म हुआ वो क्या हुआ 2016 में, नवंबर 8, 2016, डीमोनेटाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है, टू करेंसी नोट्स ₹500 एंड ₹1000 वर डीमोनेटाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है, सीजिंग टू बी लीगल टेंडर। अभी वो लीगल एक करेंसी नहीं रह जाएगी, उसको वापस जमा कराना है। वो सबको आपको पता है, आप उस प्रोसेस में आपने सब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो उसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों डीमोनेटाइजेशन की जरूरत पड़ी। फर्स्ट, टू कर्ब और कंट्रोल करप्शन। सेकंड, टू कंट्रोल काउंटरफिटिंग। करप्शन का यहाँ मतलब यही है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस में जो 500 और 1000 के नोट यूज किए जाते थे, तो और वो बैंक्स में जमा नहीं कराकर, टैक्स पेमेंट ना करके, वो सब करप्शन में आता है। फिर तो अगर ऐसा है वो घर में पड़ा है पैसा, तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम दिया गया था कि आप बैंक में जमा करा सकते हैं। टू कंट्रोल काउंटरफिटिंग, यानी जो 500 और 1000 के कॉपीड नोट्स जो बनाए जाते थे, जो फ्रॉडुलेंट इमिटेशन बोलते हैं इसको, फ्रॉडुलेंट इमिटेशन मतलब कॉपी करना, फ्रॉड होता है कॉपी करना, जो जिसको हम बोलते हैं जाली नोट मार्केट में आ जाना। तो वो अगर जब आपका
जो एक करेंसी जो आरबीआई ने छापी है जब 500 और 1000 की, वही डिमोनेटाइज कर दी गई, तो ये करेंसी भी किसी काम की नहीं थी जो इस तरह से फ्रॉडुलेंट कॉपी करके बनाई गई थी। और तीसरा पॉइंट क्या था, कंट्रोल द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन करेंसी फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो ऐसे भी नोट जिनके पास टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पहुंचे हुए थे वो अब किसी काम के नहीं थे, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी रुक गई। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू कंट्रोल ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब ये है एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा फंड, एक ऐसा मनी जो जिसके लिए टैक्स पेमेंट नहीं की गई है। टैक्स इवेजन की बात यहाँ हो रही है। टैक्स पेमेंट ना करके, जैसे आप देखते हैं बिल नहीं दिया है तो वो ब्लैक मनी में ही आता है वो, और फिर आप बैंक में भी जमा नहीं कराया जाता है क्योंकि उसके लिए फिर आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो ब्लैक मनी क्या होता है, जिसको डिक्लेयर ना किया जाए और जिसके लिए टैक्स ना भरा जाए, तो वो फिर घर में रह जाएगा। तो अगर ऐसा घर में पड़ा था तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम बैंक को वापस कराएंगे, नहीं तो वो घर पे रह जाएगा। उसके लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन दे रखी थी, इसके बाद वो किसी लिख रखा सीजिंग टू बी लीगल टेंडर, वो सब आपको पता है। इम्पैक्ट क्या हुआ, कैश डिक्लाइन हुआ। इमीडिएट इम्पैक्ट्स की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। इमीडिएटली कैश डिक्लाइन हो गया इकोनॉमी में से, बैंक डिपॉजिट्स बढ़े, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े, ग्रोथ रेट जो जीडीपी की थी वो कम हो गई कुछ समय के लिए, और जो टैक्स कलेक्शन था वो बढ़ गया। You have to write these slides in your notebook of Indian economic development, and this is part 2, and in the next video we'll do the part 3 and we'll start with privatization. So far we have done liberalization. Thank you.